हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुक्रक्स CUET। इस क्लास में हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की जो समरी है थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि अब उसमें जो चैप्टर का डिटेल है वो बच्चे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, यानी जिनका 12वीं का एग्जाम है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अब इस पॉइंट CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पूरा का पूरा फोकस MCQ सॉल्व करना है। MCQ या मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब चैप्टर का ऑलरेडी मैंने आपको नाम बताया, रिलेशन एंड फंक्शन, और ये क्लास 11th में भी है। अब मेरी ये मजबूरी ही कह लो कि मैं 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन आपको, और सेट्स भी है वहाँ पे, उसको डिटेल में नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इस क्लास के वीडियो को हमें इतना रखना है जितना बच्चे को देखने में पहाड़ ना लगे और वो बोर भी ना हो और उसका एग्जाम भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो इस वजह से सेट्स, रिलेशन, फंक्शन जो 11th क्लास में है उसकी छोटी सी समरी 15 से 20 मिनट की मैंने वीडियो में डाल दी है ऑलरेडी। इसके पहले वीडियो होगा या तो इसके वो लिंक में मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो चैप्टर है जो ये मैं करवाने जा रहा हूं ये मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन का है और इस पे हम फोकस करेंगे CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और पूरा चैप्टर 12वीं बोर्ड के में से पढ़ने के बजाय हम थोड़ी सी समरी ही देख लेंगे ताकि हमारे MCQ सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि CUET MCQ मैच द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में ही पूछा जाता है। जैसा कि बोर्ड में होता है कि एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके स्टेप वाइज आंसर्स लिखने होते हैं, वैसा यहाँ पर CUET में कुछ भी नहीं करना। अगर आप उस रास्ते से जाओगे तो फंस जाओगे। और पर्टिकुलरली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए हमारे अलग चैनल्स और अलग लेक्चर्स हैं, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम फोकस रहेंगे CUET MCQ सॉल्व करने के लिए। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जिस एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है और जैसा क्वेश्चन पीछे आ रहा है 2022 में जैसा आया था उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। तो वंस अगेन आई रिपीट कि MCQ पर फोकस रहेंगे। और MCQ सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया चैप्टर की समरी के थ्रू मैं देना चाहता हूं, ठीक है। यानी छोटे छोटे डेफिनेशंस मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। नहीं तो मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर जाऊंगा फिर आप कहोगे ये चीजें कहां से आ गई, वो चीजें कहां से आ गई, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जरा सा समरी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया थोड़ी समरी देखेंगे। अब समरी में हम क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है एम्प्टी रिलेशन। थोड़ा सा स्लो मोशन में करूंगा, जिन बच्चों को बेसिक्स क्लियर हो इसको थोड़ा स्पीड में 1.5 करके देख सकते हैं, 1.5x। और जो बच्चे नॉर्मली समझना चाहते हैं थोड़ा ध्यान से समझे। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि R = 5x क्रॉस x का सबसेट है, यानी उस रिलेशन के सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। कैसे? जैसे मान लो x = हमने एक सेट ले लिया 1 और 2, तो x क्रॉस x कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, वो कैसे होता है। ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे x क्रॉस x के, यानी 1 1 1 2 फिर 2 1 फिर 2 2। अब मैं एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ x क्रॉस x, इस पर डिफाइन करें। एक रिलेशन में डिफाइन कर ले रहा हूं, उसका नाम मैं सपोज R से रख रहा हूँ। नामकरण तो पता ही, किसी भी अक्षर से रख सकते हैं। कहीं स्मॉल r से लिखा होता है, कहीं कैपिटल R से लिखा होता है, कहीं स्मॉल f से लिखा होता है, कहीं कैपिटल F से लिखा होता है, कुछ भी कर सकते हैं, नोटेशन के बाद। वो रिलेशन कुछ ऐसा है कि मैं 2 एलिमेंट लूंगा, कहाँ से, x क्रॉस x से, सॉरी एक एलिमेंट लूंगा, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर, और बोलूंगा कि x प्लस वाई मैं ऐड करूं तो 20 आए, x प्लस वाई में ऐड करूं तो 20 आए। थोड़ा शॉर्ट में रखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब x प्लस वाई को मैं ऐड करूं तो 20 कभी आएगा, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4। तो इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो इस रिलेशन में क्या बोलूंगा, इसको एम्प्टी रिलेशन। इतना ही समझाना है। और एम्प्टी रिलेशन पे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, बुक में आप NCERT में देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके आंसर्स हैं। डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा समरी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है हमारा ये वाला कि जब ये इसके इक्वल हो जाए। अब यहीं पे सपोज इस रिलेशन का नाम हमने R1 रख दिया, एक नया रिलेशन हमने बनाया R2। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि ऐसा रिलेशन जो पूरे x क्रॉस x के इक्वल हो जाए। अब देखो ये डिफाइन आप कहोगे कि सर आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे डिफाइन कर ले जाते हो।
तो भैया ये प्रैक्टिस है, तो मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक ही पॉइंट पे सारे एग्जांपल्स बनाता चला जाऊंगा। अब आप बोलोगे कि आप ये कब कर पाओगे, जब आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे, एमसी देखोगे, कंसेप्ट देखोगे, तब आप इस चीज़ को पकड़ लोगे। अभी थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है अगर आप बिगिनर हो तो R2 को मेरे को x क्रॉस x में बनाना है, तो कैसे मैं बना सकता हूँ। सपोज मैं ऐसा एलिमेंट ले रहा हूँ x, y, एक सेकेंड, ओके, वी हैव दिस पेन, x, y कहाँ से लिया है, x, इसका नाम है x क्रॉस x से लिया है। अब मैं बोलूं कि x प्लस y का जो सम है वो क्या है, 10 से छोटा है। क्या है, 10 से छोटा है। तो ऐसे एलिमेंट मुझे चाहिए इसके अंदर, x क्रॉस x के अंदर, जो इस रिलेशन से बंधे हों। दोनों का सम करूं तो 10 से छोटा है। चलो इसका सम करूं तो 1 + 1 2, 10 से छोटा है। तो इस रिलेशन में चलो 1 + 1 भी ले लिया, 1 + 2 ले लिया, 10 से छोटा आ रहा है 3 होगा, इसको भी ले लिया। फिर 2 + 1 3 आएगा, इसका भी सम 10 से छोटा, इसको भी ले लिया। 2 + 2, इसका भी सम 10 से छोटा, तो इसको भी ले लिया। अब आप देखोगे कि R2 के अंदर जो एलिमेंट आए हैं ना 1 2 3 4, ये सारे के सारे x क्रॉस x में भी, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है। तो ये R2 क्या हो गया, x क्रॉस x। अब कोई ऐसा रिलेशन जो अपने पूरे यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाए, या पूरे जिसका सबसेट होता है रिलेशन उसके इक्वल हो जाए, तो वो क्या बनता है, कौन सा रिलेशन बनेगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन। सिंपल है, मतलब जहां से x क्रॉस x या a क्रॉस b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जहां से सबसेट बन के आता है, अगर वो पूरा उसके इक्वल हो गया तो यूनिवर्सल, उसके अंदर एक भी नहीं आए तो एम्प्टी। अब आगे क्या क्या बातें समझनी है, रिफ्लेक्सिव क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उस पे आते हैं, जरा उसको आगे देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसा मैंने बोला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि a, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, खुद से, स्वयं से। जैसे आप रिलेशन, ट्रायंगल वाला रिलेशन आपको याद होगा कि सिमिलर ट्रायंगल का जो रिलेशन होता है कि कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का जो रिलेशन है ट्रायंगल्स के मामले में, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अगर, क्योंकि शॉर्ट में रख रहा हूं तो डिटेल एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। जैसे परपेंडिकुलरिटी का जो एग्जांपल आप याद करो कि एक लाइन है L1 परपेंडिकुलर टू L2, मान लो हमने एक रिलेशन ऐसा बनाया। अब इसमें कोई भी लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, क्योंकि अगर लाइन यहाँ मान लो यहाँ पर है तो ये खुद के परपेंडिकुलर नहीं है, रादर ये खुद के पैरेलल है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर मान लो इस लाइन का नाम L1 है तो मैं बोलूंगा L1 पैरेलल टू L1, तो इसलिए जो परपेंडिकुलरिटी है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। सिमिलरिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉलो करेगा, एंड सो ऑन। पैरेलल है तो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है कि खुद से रिलेटेड हो, a, रिलेशन के अंदर आ जाए। जैसे रिलेशन ऑफ ब्रदर्स, जैसे a b का भाई है, b a का भाई है, और बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ a का भी भाई है, भले ही अकेला है लेकिन a का भाई है, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर रहा हूं। यहां से भी आप सिमिलरिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं, और बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर वो एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन समझाने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बार बार दोहराया कि ये सब चीजें हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा हम ज्यादा चर्चा कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। डेफिनेशन याद रखो, a, इसके अंदर होना चाहिए बस। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो रहा है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी ए बी से अगर रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। इसको पैरेललिज्म में भी देख सकते हो। रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म अगर हम लें, रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म अगर हम ले लें, जैसे सिमिलरिटी में भी ये हो जाएगा। सिमिलरिटी में भी हम इसको देख सकते हैं। सिमिलरिटी में अगर मान लो एक ट्रायंगल है, उसका नाम है ट्रायंगल, सिमिलरिटी का मतलब अब सारे ट्रायंगल सिमिलरली हैं, इसका नाम है ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल है।
अगर ये इसके सिमिलर है, सपोज इस ट्रायंगल का नाम है T1, ये इसका नाम है T2, तो मैं बोलूँगा अगर T1 सिमिलर है T2 के, तो यहाँ पर मेरे को क्लियरली दिख रहा है T2 भी सिमिलर है T1 के। ठीक है, तो सिमिलरिटी में भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, पैरेललिज्म में भी होगा। जैसे लाइन L1 पैरेलल है लाइन L2 के, तो मैं लिखूंगा L1 पैरेलल टू L2, ये इंप्लाइज L2 पैरेलल L1। इसका मतलब पैरेललिज्म यानी पैरेलल होने का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। और भी तरीका है, जैसे इस वाले में जो हमने एग्जांपल बताया था, देखो जरा सा, 1 2 से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि दोनों का सम 20 से कम है, यहाँ पे देखना। तो 2 1 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 2 और 1 का भी सम 10 कितना लिखा, 10 से कम है। तो यहां से भी देख सकते हो, मतलब ऐसे थीमेटिक भी समझ सकते हो, पॉइंट वाइज नंबर्स में जो एग्जांपल दिया जाता है वहां से भी समझ सकते हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब हम एमसीक्यू यात्रा पर निकलेंगे तो वहां आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत प्यार से सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं केवल डेफिनेशन समझा रहा हूं, इसलिए डिटेल में आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहना है। तो जैसे ही एमसीक्यू की बरसात होगी, बौछार होगी, थोड़े क्वेश्चन हम वहां पे दनादन लेने शुरू करेंगे, ठीक है? अब ट्रांजिटिव रिलेशन की क्या कहानी है भाई? ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर A B से रिलेटेड है, यानी इसके रिलेशन के अंदर, और B C से रिलेटेड है, यानी रिलेशन के अंदर, तो A भी इंप्लाइज दैट A भी, मतलब ये दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये होगा, A भी C से रिलेटेड हो जाएगा। इस चीज को भी आप देख सकते हो पैरेललिज्म के केस में, सिमिलरिटी में भी देख सकते हो। अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल और ले लो जिसका नाम है मान लो T3, ठीक है? तो T1 T2 रिलेशन के अंदर है, क्योंकि T1 सिमिलर टू T2, और मान लो एक और बना लिया T3, तो T2 और T3 भी सिमिलर है, T2 सिमिलर टू T3, ठीक है? अगर T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन के हिसाब से T1 और T3 भी सिमिलर होंगे। सिमिलरली ये 3 लाइन के हिसाब से भी देख सकते हो, जैसे L1 L2 L3, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, दिस इंप्लाइज L1 L3 के पैरेलल। ये परपेंडिकुलरिटी में कैसे बनेगा कि अगर सोचो जरा सा, परपेंडिकुलरिटी के केस में अगर हम इस चीज को देखें, इस ट्रांजिटिव को परपेंडिकुलरिटी के केस में, कि भाई L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो यहां से लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 और L3 क्या हो जाएंगे आपस में? डायग्राम से देखो, पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे, एंड सो ऑन। ये समझने के लिए है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। क्वेश्चन पे डिटेल में चर्चा कर पाएंगे। जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों एक साथ रहते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? जैसे रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी, जैसे ये वाला बताया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है? रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म, ये भी रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो इक्विवेलेंस है। शॉर्ट में रखते हैं, एमसीक्यू में बात करेंगे, क्योंकि हमें CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू पे फोकस रखना है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करें? इक्विवेलेंस क्लास। क्या करें? इक्विवेलेंस क्लास containing A for an equivalence relation on R in X is the subset of X containing all elements B related to A। अगर हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, सपोज उसका नाम रख लिया हमने R1, तो अगर हम सेट X पे डिफाइन कर रहे हैं तो R1 क्या रहेगा? X क्रॉस X का सबसेट रहेगा, ये डेफिनेशन है। अगर कोई एलिमेंट में अगर A ले रहा हूं, A इस रूल से, यानी इस रिलेशन से, जिससे जिससे रिलेटेड है, मान लो इस रिलेशन के अंदर हमने बोला कि A,1 है, A,2 है, A,3 है, और ये जो रिलेशन था वो इक्विवेलेंस रिलेशन था। कैसा रिलेशन था? इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो A से जो लोग रिलेटेड हैं, कौन कौन लोग A से रिलेटेड है भाई? एक 1, एक 2 और एक 3। तो इस 1 2 3 को A का क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है? ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
सॉरी, तो जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसके हिसाब से किसी सिंगल एलिमेंट से जो लोग रिलेटेड हैं उनका एक सेट बना लूं तो वो सेट क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अंडर द रिलेशन आर। यहाँ पे मैंने आर वर्ड लिखा है, ये क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अंडर द रिलेशन आर। डिटेल में एमसीक्यू में समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम बस डेफिनेशन के लेवल पे ही रहेंगे, क्योंकि एग्जाम आपको मैं बार बार याद दिलाता चलूँ कि एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जाम है, तो आपको यहाँ पे बाल की खाल नहीं करनी है। बाल की खाल हम निकालेंगे एमसीक्यू में, जिससे मेरा एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व हो और एग्जाम में हम आराम से अपने मनचाहा कॉलेज या मनचाही यूनिवर्सिटी ले पाए। तो इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के देखते हैं। 1-1 फंक्शन क्या होता है? 1-1 फंक्शन में कह रहा है कि भाई f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करो और रिजल्ट में x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो 1-1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये बड़ी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, ये पुरानी घिसी पीटी परिभाषा है। हालांकि ये डेफिनेशन एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाएगा कि 1-1 होने के लिए क्या चाहिए, 4 छोटी छोटी गलत डेफिनेशन बना के दे दी, उसमें एक सही वाले दे दी, तो वहां से आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई फंक्शन 1-1 है कि नहीं है, उसके लिए हम एमसीक्यू में ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ट्रिक्स। उसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि जैसे अगर हमने एक फंक्शन ले लिया f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और मैंने फंक्शन का क्या नाम रख लिया f(x) इज इक्वल टू x क्यूब और पूछा कि भाई ये 1-1 है कि नहीं, वहां पे हम बहुत सारे ट्रिक आपको सिखाएंगे, लेकिन CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड ट्रिक सीखेंगे ताकि जल्दी से आपका क्वेश्चन हो जाए। जैसे ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या बोलूंगा कि भाई 1-1 निकालना है ना, तो इसको कैलकुलस से देखो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो f'(x) क्या आएगा। तो अगर इसका डेरिवेटिव सेम नेचर का हमेशा रहता है, यानी इसका डेरिवेटिव सेम साइन रखता है हमेशा, या तो डेरिवेटिव जो निकाला है वो हमेशा पॉजिटिव ही आए या तो हमेशा नेगेटिव ही आए, दोनों केस में 1-1 हो जाएगा। अब जैसे इसका डेरिवेटिव 3x² आया है, क्या है? 3x²। इसका अब x की कोई भी वैल्यू लो, x² तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस वजह से ये सारा हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब डेरिवेटिव का साइन क्या है? हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए 1-1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, बस मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप डेफिनेशंस को पकड़ के रखो। कुछ कैलकुलस की ट्रिक्स भी मैं आपको सिखा दूंगा जो या जिसकी वजह से एमसीक्यू आपका थोड़ा इजी बन जाता है। हालांकि ये ट्रिक्स जो है जेईई मेन और एडवांस में ही ज्यादा मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा किसी क्वेश्चंस को निकाल के या उसको सॉल्व करके वहां से थोड़ा सा जो टाइम बचाएंगे वही टाइम हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में लगाएंगे। आई रिपीट कि ऐसे क्वेश्चन से जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड, वहां पर अगर हम ट्रिक लगा दें और उससे टाइम बचा लें तो उस समय को ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हैं जहां पे ज्यादा टाइम लगता है। बस मेरा पर्पस यही है, ठीक है। चलो 1-1 एंड ऑन-टू। अच्छा, ये ऑन-टू क्या होता है? ऑन-टू कब होता है? जब हर एक x के लिए हर एक y मिले सच दैट दिस रिलेशन होल्ड। वंस अगेन, ऑन-टू का बेसिक मतलब क्या है? ऑन-टू का मतलब यार छा जाना, भर देना। यहाँ पे जो रिलेशन एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा इसको ढक देता है बाय डेफिनेशन। यानी डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन के सारे एलिमेंट को छतरी से क्या करेगा? भर देगा। क्या करेगा? भर देगा। तो ऑन-टू। लेकिन अगर ये भर नहीं पाया, क्या नहीं कर पाया? भर नहीं पाया कि यहाँ के तो सारे यूज ही होंगे, क्योंकि नहीं, अगर सारे यूज नहीं होंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन ही कंट्राडिक्ट कर जाएगी, बदल जाएगी, वैलिड नहीं रह जाएगी। तो यहाँ से सारे एलिमेंट तो आपको लेने ही है, लेकिन ये जो रिजल्ट आता जाता है यहाँ के सारे एलिमेंट को इंगेज नहीं करता, केवल कुछ एलिमेंट को इंगेज करता है। यानी इतने एलिमेंट छूट जाते हैं। अगर कुछ भी एलिमेंट छूट गया तो वो ऑन-टू नहीं होगा, ऑन-टू नहीं होगा। ये ग्राफ से बड़ा बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चंस में हम एमसीक्यू में जो फंक्शंस रखे हैं वहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो वहाँ मैं आपको ग्राफ से भी सिखाऊंगा कि ग्राफ से आप कैसे बना सकते हो, और उस ग्राफिकल डेफिनेशन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो वो फिर आप वो क्वेश्चन देखोगे एग्जाम हॉल में तो मुझे याद करोगे कि सर ने क्लासरूम में करा दिया था, मजा ही आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन करके। तो अगर सारा का सारा पैक्ड है, यानी फॉर ऑल y there exist x such that y is equal to fx, सबकी भर्ती हो गई है ऑन-टू। भर्ती में कुछ लोग छूट गए हैं, नॉट ऑन-टू। जो ऑन-टू नहीं होता उसको क्या कहते हैं? इनटू।
देखो इनटू तो यहाँ पे नहीं लिखा है, ऑन टू। जब ऑन टू नहीं होता, इफ, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इफ नॉट ऑन टू, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इनटू। ठीक है, सिंपल है, ध्यान रखना। अब ऑन टू इनटू ये ग्राफ से भी बताया जा सकते हैं, ग्राफ से भी बताया जा सकता है, लेकिन ग्राफ जो है मैं अलग से लूंगा एमसीक्यू वाले पैटर्न के साथ। जब हम एमसीक्यू करेंगे वहां पे ग्राफिकल रीडिंग ज्यादा रखेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा चर्चा करने के लिए। क्योंकि ये समरी है, तो समरी को मैं इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये समरी नहीं रह जाएगी, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा खुद को रोक रहा हूं कि थोड़ा इतना ही बताऊं कि जो आपके एग्जाम में आना है। क्वेश्चन में तो कोई वो नहीं होता, क्वेश्चन में डिस्कस किया जा सकता है। 1 1 एंड ऑन टू दोनों जब रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, 1 1 ऑन टू, इसको क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। कितने एक्टिव, बाइजेक्टिव, तो 1 1 भी और ऑन टू भी। यानी इधर का जैसे ये इमेज से आप देखोगे, एक सेकंड थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं। वी हैव दिस, वन वन ऑन टू दोनों रहेगा अगर, तो क्या होगा, देखो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। यानी अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 4 रहने पड़ेंगे। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है तो ये चारों 1 1 होने का मतलब इधर के एक एलिमेंट को इधर के एक एलिमेंट से, और ऑन टू होने का क्या मतलब है, सॉरी 4 ही रखते हैं। ऑन टू होने का क्या मतलब है कि इधर का कुछ छूटे ना, तो देखो इधर का एक भी छूटा है, सबको एंगेज किया गया है ऑन टू, और एक पे एक इमेज आ रहा है 1 1, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा 1 1 ऑन टू। और ऐसे 1 1 ऑन टू को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन कब डिफाइन होता है, कब नहीं डिफाइन होता है, क्योंकि कंपोजिशंस पे भी हमने एमसीक्यू में क्वेश्चंस रखे हैं, वहां पे ज्यादा मैं डिस्कस कर पाऊंगा। यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, ए से बी में फंक्शन का नाम एफ है, बी से सी में फंक्शन का नाम जी है, तो जो जी ओ एफ या जी ऑफ एफ डिफाइन होता है ए ऑफ सी में, इसको कहते हैं ये, और इसको कहते हैं जी ऑफ एफ एक्स से डिफाइन करते हैं। इसको गॉफ भी, हम लोग छोटे थे क्लास 11 12 में इसको बोलते थे गॉफ, तो सर ने कहा नहीं गॉफ नहीं, जी ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन फंक्शन है। अब इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कब ये डिफाइन होता है, कब नहीं डिफाइन होता है, एंड सो ऑन। तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा CUET में क्या आता है, जी दो फंक्शंस दे दिया, तो जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी किस में इक्वल है, किस में नहीं इक्वल है, या जी ऑफ एफ निकालो उसकी डोमेन बता दो कितनी है, जी ऑफ एफ निकालो या एफ ऑफ जी निकालो उसकी रेंज कितनी है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत उसमें ट्विस्ट एंड टर्न आता ही है, जो मैं एमसीक्यू के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो चेंज हो सकता है। अब इन्वर्टिबल क्या होता है, इन्वर्टिबल का मतलब इधर के एलिमेंट के लिए इधर अगर इमेज है, तो इन्वर्टिबल मतलब अगर डोमेन और कोडोमेन को इंटरचेंज कर दें तो इधर के हर एलिमेंट के लिए इधर रेंज एलिमेंट मौजूद रहना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टिबल के मतलब क्या है, जी ऑफ एफ निकालें तो आई एक्स आ जाए। आई एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, और एफ ऑफ जी निकालें तो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। ठीक है, इसका मतलब जी, इसका मतलब है, इस वाले का मतलब है कि आई एक्स, जो एक्स सेट है हमारा, देखो ये वाला, इस एक्स पे आइडेंटिटी फंक्शन कहने का क्या मतलब है भाई, इस x पे आइडेंटिटी फंक्शन है कि x को कहाँ ले जाए, x को। इस y पे आइडेंटिटी फंक्शन होने का क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हो उसके अंदर x से ही लिख लगता है, ये x y का एलिमेंट है, ध्यान रखना, ये वाला x x का एलिमेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, डिटेल में बात नहीं होगी, जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे। इन्वर्टिबल तब होता है जब 1 1 और 1 2 दोनों हो। इन्वर्टिबल जब भी निकालने के लिए कोई फंक्शन आए आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना, आप उसको 1 1 दिखा दो, ऑन टू दिखा दो, हो गया इन्वर्टिबल। ठीक, बस उससे ज्यादा नहीं। और इन्वर्टिबल एलिमेंट अगर चेक करने के लिए आ जाए कि चेक करो कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, या इसके उस फंक्शन के अंदर किसी चीज की इमेज निकालने की बात हो, तो देख लेना, अगर नॉर्मल फंक्शन 1 को मैप कर रहा है 2 में, तो आप वहां से ऑप्शन से वेरीफाई करके निकाल सकते हो। तो जो इसका इन्वर्टिबल होगा ना फंक्शन, फिर वो 2 को ले जाएगा 1 में। अगर नॉर्मल फंक्शन 0 को 5 में ले जा रहा है, तो उसका जो इन्वर्टिबल फंक्शन का आंसर होगा 5 को 0 में लेके जाएगा। तो वहां पे जैसे
एक फंक्शन दे दिया और 4 ऑप्शन देख दिए कि इसमें से कौन सा इस फंक्शन का इन्वर्स है, तो वहां पे आप पॉइंट से चेक कर सकते हो कि फंक्शन अगर 0 को 1 पे ले जा रहा है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो 1 को 0 पे ले जाएगा। सिमिलरली अगर फंक्शन 2 को 1 पे ले जा रहा है तो उसका इन्वर्स फंक्शन जो होगा 1 को 2 पे ले आएगा, यहीं से आपका वो निकल के चला आएगा। तो आपको यहाँ पर उसमें गोता लगा के डुबकी मार के इन्वर्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन मिला है तो ऑप्शन से ही आंसर निकालने की ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इस गाड़ी को थोड़ा सा रोकते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है आगे, इसमें कह रहा है गिवन अ फाइनाइट सेट a function f x to x is 1 1 if and only if it is onto। अगर फाइनाइट सेट है तो अगर ये 1 1 होगा तो onto हो जाएगा। ये ध्यान, रिजल्ट याद रखना है आपको, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर अगर onto है तो 1 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट पे होल्ड नहीं करता। ये बस आप दिमाग में रखना कि अगर फाइनाइट सेट की बात हो रही है तो अगर 1 1 है तो onto भी होगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑन टू। 1 1 है इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑन टू, या फिर ऑन टू है इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1। ये केवल फाइनाइट सेट की बात है और ये इनफाइनाइट सेट पे होल्ड नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक प्रॉपर्टी लिस्ट भी हम दिखाएंगे आपको बाद में कि जिसमें सारी प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की हम एक समरी पीडीएफ फॉर्म में आपको देंगे, जो आपको रीड आउट करना रहेगा। 1-2 बार आप रीडिंग करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। यहाँ से थोड़े कम रिजल्ट्स हैं क्योंकि ये हम CUET के ही सिलेबस से हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को। वहाँ पे थोड़े से एडिशनल रिजल्ट्स भी मैं आपको दूंगा, जिससे आपको कोई क्वेश्चन अगर अटकता है, कहीं आता है और आपको वो रिजल्ट याद रह जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या हो रहा है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसका सिंबल स्टार लगा देते हैं, कुछ बुक्स में ओ लिख देते हैं, कुछ में स्टार लगा देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इज अ फंक्शन दिस a क्रॉस a टू a। यानी कहते हैं कि कोई भी फंक्शन है, इसका नाम है स्टार, ये कहते हैं a क्रॉस a से a में कोई फंक्शन जाता है तो उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी, बाई मतलब दो को एक कर देगा। जैसे मान लो ये स्टार का नाम है, कुछ इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं हम कि x प्लस वाई, ये सम करता है। क्या करता है, सम करता है। तो अब मान लो a के अंदर क्या है एलिमेंट, r a क्रॉस a से a पे जो डिफाइन होगा उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। यानी 2 को ऑपरेट करके 1 बनाएगा। अगर सम की बात हो रही थी 2 को सम करके 1 बनाएगा, डिफरेंस की बात हो रही थी डिफरेंस करके 1 बना देगा। यानी 2 को हम मिलाएंगे 1 बन जाएगा, चाहे जोड़ेंगे तो भी एक एलिमेंट आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एलिमेंट आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक एलिमेंट आएगा। यहाँ पर a क्रॉस a लिखने का मतलब है कि 2 एलिमेंट उठाने हैं। यहाँ पर a का मतलब है कि एक रिजल्ट 1 आएगा बस। जैसे मान लो मैं a को बोलूँ कि ये रियल नंबर है और जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको मैं बोलूँ कि ये एडिशन है। क्या वो है, एडिशन है। तो देखो ये प्लस है कहाँ से, r क्रॉस r, यानी कोई 2 रियल नंबर है उन्हें प्लस करना है, रिजल्ट कहाँ जाएगा, रियल नंबर में। समझ में आ रहा है। और ये बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन को जब 2 एलिमेंट में करते हैं तो अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। और उन बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बाइनरी ऑपरेशंस की, कि वो आइडेंटिटी भी डिफाइन किया जाता है, इन्वर्टिबल भी डिफाइन होता है, और उसके साथ हमारा कौन सा है, इन्वर्स भी होता है, कम्यूटेटिव भी हो जाता है, एसोसिएटिव भी हो जाता है एंड सो ऑन। अब यहां पर अगर हम माइनस को बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो भी हो जाएगा। 2 रियल नंबर ले लो, उसका डिफरेंस निकालो, रिजल्ट भी रियल आएगा, हमेशा उसके अंदर ही आएगा। इसको कहते हैं क्लोजर। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हालांकि क्लोजर का जिक्र नहीं है, लेकिन इस बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन से ही वो कुछ में क्लोजर प्रॉपर्टी को इंक्लूड करते हैं, कुछ में नहीं करते। बाइनरी ऑपरेशन का बेसिक मतलब है कि 2 में ऑपरेट करेंगे। क्लोजर डालने का मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा वो उसी के अंदर जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन में ही क्लोजर इंक्लूड कर दिया है, तो अलग से क्लोजर बोलने की जरूरत नहीं। इस पे MCQ में हमने क्वेश्चंस रखे हैं, वहाँ पे थोड़ा जब क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में चर्चा होगी, फिर आपको थोड़ा मजा आएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कि भाई एक बाइनरी ऑपरेशन सपोज हमने यहाँ पे बनाया है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या परिभाषा है, देखो जरा सा। ये कह रहा है कि एक हमने इसकी जगह पे प्लस लिया है
इसके जगह पे रियल नंबर का सेट लिया है, तो रियल नंबर से रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेट करके रियल नंबर आ रहा है, और एडिशन के साथ हम ये सारा खेल खेल रहे हैं। तो अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके या एक वही एलिमेंट आ जाता है, या दूसरा एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके वही आ जाता है। आप एडिशन के सेंस में देख रहे हो तो आपको ध्यान से आराम से समझ में आ जाएगा कि 0 + 1 करूं चाहे 1 + 0 करूं, रिजल्ट 1 ही आएगा। तो आइडेंटिटी क्या है आपकी, ये देखो ई, यानी एडिशन के लिए ई का मतलब क्या है, 0। एडिशन के लिए ई का मतलब क्या है, 0। यानी देखो 0 + 2 करूं चाहे 2 + 0 करूं, रिजल्ट 2 ही आएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी। और एडिशन के केस में मैं बोलूंगा क्या नाम है इसका, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या बोलूंगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब है कोई एक एलिमेंट उठा लो और उसका किसी नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करो, तो रिजल्ट हमेशा वही नंबर आना चाहिए, सॉरी रिजल्ट हमेशा आपका वही एलिमेंट आएगा। जस्ट माइनर करेक्शन, E * A = A E। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में देखूं तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मान लो ये मैं मल्टीप्लिकेशन की केस की बात कर रहा हूं, यानी बाइनरी ऑपरेशन का नाम है मल्टीप्लिकेशन, तो ये अगर मैं इसको रियल नंबर से रियल नंबर में डालूं, यानी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस का मतलब है R क्रॉस R का मतलब है कि दो एलिमेंट लूंगा, R क्रॉस R का मतलब 3 एलिमेंट एंड सो ऑन। तो ये अगर हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन के साथ, कोई भी दो एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 3 = 6, ये इसके अंदर आ गया, तो बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि क्लोजर उसके साथ इंक्लूड करके बता रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पर जो यहाँ पर आइडेंटिटी आएगी उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे, चाहे मैं 1 × 6 करूं चाहे 6 × 1 करूं, क्या रिजल्ट आएगा, 6। ये वाला देखो, चाहे 1 × 4 करूं चाहे मैं 4 × 1 करूं, रिजल्ट 4 आएगा। ये देखो 1 दिख रहा है आपको, यानी इसको कैसे लिखूंगा, E × A = A × E = A ऑलवेज। तो ये E जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में, चाहे E यहाँ पर एडिशन के केस में, यानी ये जो आइडेंटिटी है, जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा, मल्टीप्लिकेशन उस केस में हम 1 लेंगे, जब भी हम एडिशन की बात करूंगा, नॉर्मल एडिशन की बात करूंगा तो 0 लेंगे एंड सो ऑन। अब कोई बाइनरी ऑपरेशन अपने से डिफाइन किया गया है किसी क्वेश्चन में, किसी एमसीक्यू में, कि ना वो एडिशन है ना वो मल्टीप्लिकेशन है, वो कुछ दूसरे टाइप का है। जैसे A, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह इधर कर दूं, अगर कुछ ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है कि A * B को ना मल्टीप्लिकेशन है ना एडिशन है, दोनों मिक्स करके डिफाइन कर दिया, A + B + A × B, अगर ऐसा डिफाइन किया गया तो ये तो हमने नॉर्मल के लिए लिया। हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के अलावा कुछ और आ सकती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 के अलावा कुछ और आ सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो वहां पर ये बदल जाएगा। मैंने ये सिंपल बताया कि इस टाइम पे ये क्या होगा। ठीक है, आगे की बात क्या है, इन्वर्टिबल क्या होता है, सिंपल है, इन्वर्टिबल है कि अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन में मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास A, उसके करस्पॉन्डिंग B ऐसा है कि AB या BA को ऑपरेट करूं तो आइडेंटिटी आ जाए, तो उसको इन्वर्टिबल कहेंगे। यहां पर इन्वर्टिबल का क्या मतलब है, यहां पे देख लेते हैं। इन्वर्टिबल का सिंपल सा मतलब है कि एक का इन्वर्स अगर B है तो A B का बाइनरी ऑपरेशन करें, चाहे B और A का बाइनरी ऑपरेशन करें, हमेशा रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखें तो 5 का जो इन्वर्स है ऐसा होगा कि उससे 5 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, चाहे उस इन्वर्स से 5 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो 5 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के सेंस में 1/5, और एडिशन के केस में 5 का इन्वर्स क्या होगा कि 5 में मैं क्या जोड़ दूं कि रिजल्ट मेरा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो आंसर है -5। सिमिलरली 4 में मैं क्या जोड़ दूं कि रिजल्ट आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी, तो आंसर है
4, तो 4 का एडिटिव इनवर्स -4, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं -4 का एडिटिव इनवर्स 4, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, या फिर 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन है, और किसका कौन सा इनवर्स है ये भी मैंने आपको बता दिया। कम्यूटेटिव की बात बता रहा हूं कि अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A हो रहा है तो कम्यूटेटिव है। ये आपने मैट्रिक्स एडिशन में भी देखा होगा और आपने नंबर्स के एडिशन में भी देखा होगा। जैसे देखो 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, दोनों के केस में 5 होता है, यानी सेम रिजल्ट सेम है। यानी एडिशन के केस में आपका जो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होगा। 2 × 4 करेंगे या फिर 4 × 2 करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा, तो क्या कहेंगे वो क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने आपको कराया है कि मैट्रिक्स A × मैट्रिक्स B इज नॉट इक्वल टू B × A, तो आप कहेंगे कि ओहो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन नॉर्मल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होता है, नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है एंड सो ऑन। सिमिलरली एसोसिएटिविटी जो है वो 3 नंबर्स पे चली जाती है। जो एसोसिएटिविटी है वो 3 नंबर्स पे चली जाती है। थोड़ी जगह बना लूँ यहाँ पर। तो एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर एडिशन के हिसाब से देखें तो A + B, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये कभी एडिशन बन जाता है, कभी सब्ट्रैक्शन बन जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, तो उसी हिसाब से सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। A + B को पहले जोड़ दें, देखो ब्रैकेट लगा है, +C, वही रिजल्ट आएगा जो A में B + C को पहले ऐड करके फिर ले जाके ऐड करें, यानी ब्रैकेट पहले इधर था अब ब्रैकेट इधर है, तो ये क्या कहलाएगा, एसोसिएटिविटी। एडिशन में देखो 2 + 3 + 5 की अगर बात करें, यानी 2 + 3 + 5 की बात करें तो रिजल्ट वैसे क्या दिख रहा है आपको, 5 × 8 = 2 और 3 को ऐड करके तब 5 को ऐड करें तो भी 10 आएगा, और 3 और 5 को ऐड करके 8 करें उसमें 2 ऐड कर दें तो भी 10 आएगा। तो आप क्या कहोगे कि एडिशन जो है एज अ बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करेगा। 2 × 3 × 5, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 × 5, फिर इन दोनों को कर दो, रिजल्ट फिर भी सेम आएगा। कब सेम नहीं आता, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। कब ये सेम नहीं आएगा उसकी बहुत सारी कहानी आपको मिल सकती है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कैसी कहानी, दर्द भरी, बहुत दर्द है उस कहानी में। अच्छा चलो वो थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं, थोड़ा दर्द हो जाए सर्दियों में आपको। चलो अब मैं माइनस यानी सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपको बताऊं कि 2 - 3 - 5, और यहाँ पर भी हमने लिखा है मान लो 2 - 3 - 5, अगर मैं ब्रैकेट बना दूं, यहाँ पर ब्रैकेट बना दूं तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट जब मैं बना दूंगा तो वो दूसरे सेंस में चलने लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट बाहर हो जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में ये चीज़ होल्ड नहीं करती, क्योंकि माइनस में ब्रैकेट एडजस्ट करोगे तो साइन भी उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो एसोसिएटिविटी जो है, एसोसिएटिविटी मैं कहूँगा कि माइनस साइन के साथ डज नॉट होल्ड। ठीक है, चलो ये आपका जो समरी है इस चैप्टर का वो इतना ही है। अच्छा, ए इनवर्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें आप इसको रिविजिट करना एक बार में। वैसे तो ये डेफिनेशंस दी हैं, ये क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो नहीं क्लियर होता तो इसको पॉज करके एक बार फिर से देखना, आराम से स्लो मोशन में देखना, सारी बातें और सारी डेफिनेशन यहाँ पे हैं। अब CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQ हैं उनको हैंडल करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन या तो उन्हीं क्वेश्चंस में आएंगे या तो उन्हीं क्वेश्चंस के लेवल पे आएंगे, क्योंकि वो सारा MCQ का जो डिज़ाइन है वो NCERT के ही पैटर्न पे है, और CUET भी NCERT के लेवल पे ही अपना सिलेबस बनाता है और एग्जाम कंडक्ट करता है। तो शुरू करेंगे MCQ।